Welcome students, in this video we will be learning about the hatch and slack pathway which is also called as C4 cycle. तो क्वेश्चन में अगर C4 साइकिल दिया है या फिर अगर hatch and slack pathway दिया है आपको सेम आंसर लिखना है, सेम साइकिल ड्रॉ करनी है. Now by the end of the video you will be able to understand and you will be able to answer all these questions. जैसे हमने पढ़ा था कि C3 साइकिल को C3 क्यों कहते हैं, वैसे ही we will learn about the meaning of the C4 cycle. इसको C4 क्यों कहते हैं, what is the difference between C3 cycle and C4 cycle, और हम देखेंगे कौन से एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर C4 साइकिल में important रोल प्ले करते हैं. We will also learn कि कौन से प्लांट्स में C4 साइकिल होती है. C4 साइकिल को यूनिवर्सल साइकिल तो नहीं कहते हैं बिकॉज C3 साइकिल इज द यूनिवर्सल साइकिल, राइट. तो C4 यूनिवर्सल साइकिल क्यों नहीं है, अगर इस पे से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं. एंड ऑल्सो C4 साइकिल जो है यूनिवर्सल नहीं है बट इट इज मोर एफिशिएंट देन द C3 साइकिल. तो क्यों मोर एफिशिएंट है, क्या इसके अंदर स्पेशल फीचर्स है, all these questions you will be able to answer by the end of the video. So let's start the C4 cycle. Now the introductory part says कि ये जो साइकिल होती है ना ये C4 प्लांट्स में होती है. C4 प्लांट्स जो होते हैं they are 1% of the total plants. See, थोड़ी बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आपने एनाटॉमी पढ़े हो प्लांट्स की, आपको ये चीज तो ऑलरेडी पता है कि प्लांट सेम नहीं होते हैं. एवरी प्लांट इज डिफरेंट, सबकी लीफ सेम नहीं होती है, सबके स्टेम सेम नहीं होते हैं, किसी की लीफ की अरेंजमेंट, किसी की लीफ का स्ट्रक्चर, किसी के स्टेम का स्ट्रक्चर सब डिफरेंट होता है ना. प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस भी होती है, वो जिस रीजन में रहते हैं वहां पे जैसा क्लाइमेट है, जैसे वहां पे सराउंडिंग्स है, उसके हिसाब से प्लांट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो हम ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ये सब में पढ़ते हैं. अब जो प्लांट्स टेम्परेट रीजन्स में रहते थे ना, दे आर मोस्टली C3 प्लांट्स जिनमें C3 साइकिल होती है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है कि C3 साइकिल, C3 प्लांट्स एंड उनमें कितना ग्लूकोज बनने के लिए ATP चाहिए, NADPH चाहिए, वो हमने कर लिया है. बट व्हाट इफ द प्लांट्स आर लिविंग इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज, ऐसे प्लांट्स में कैसी मॉर्फोलॉजी होती है, इनमें ग्लूकोज कैसे बनता है, इनको कितना ATP चाहिए, ये सारा पार्ट इस वीडियो में होने वाला है. तो ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ना, जो C4 प्लांट्स होते हैं ये कौन से रीजन्स में रहते हैं, ये रहते हैं ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द C3 प्लांट एंड दिस इज द C4 प्लांट. ठीक है, नॉर्मल सी लीफ है इनकी, इनके पास लीफ में वैस्कुलर टिश्यू होगा. वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम हमारे वैस्कुलर बंडल्स है, राइट. अब इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है, दोनों के पास बंडल शीट सेल है, मीजोफिल सेल है. बट डिफरेंस क्या देख रहे हो, ये C4 प्लांट में आप अरेंजमेंट देख रहे हो, पहले बीच में वैस्कुलर बंडल है, उसके सराउंडिंग में एक लेयर ऑफ सेल है दैट इज द बंडल शीट सेल, उसके सराउंडिंग में और एक लेयर ऑफ सेल है दैट इज द मीसोफिल सेल. ये जो अरेंजमेंट होती है इसको कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट बोलते हैं ना, जिसका सेंटर सेम है और सेंटर के सराउंडिंग में आप सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, है ना. तो ये अरेंजमेंट क्या होती है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट. कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज्ड है इनके बंडल शीट सेल्स एंड मीसोफिल सेल्स, किसके, C4 प्लांट के. ये जो इनकी स्पेशल एनाटॉमी है ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है ना जो इनकी लीफ में, इस स्पेशल एनाटॉमी को कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको MCQs में पूछते हैं कि C4 प्लांट्स के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होती है जिसको क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं. व्हाट इज क्रैन्स एनाटॉमी, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में इनके बंडल शीट सेल और मीसोफिल सेल अरेंज्ड है. ओके, अब और जो चीजें आपको लर्न रखनी है ना C4 प्लांट्स के बारे में, वो एक है कि उसके एग्जाम्पल्स. C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है इसके मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं C4 प्लांट्स के, ये आपको लर्न रखने हैं. क्यों, क्योंकि आपको अगर MCQ में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होगा ना तो वो आपसे पूछेंगे कि मेज प्लांट हैज अ स्पेशल एनाटॉमी व्हिच इज
तो आपको पता होना चाहिए C4 प्लांट का एग्जाम्पल मेज है, तो जो क्रायंस एनाटॉमी है वो मेज की है। या फिर अगर उनको आपको ग्लूकोज का पूछना होगा ना, हम एंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी इन MCQs के बारे में, बट वो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज बनने के लिए कितना ATP कितना NADPH, या फिर वो आप एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं शुगर केन में ग्लूकोज बनने के लिए कितना ATP कितना NADPH। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, मेज, शुगर केन, सॉर्गम, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ऑल दीज थ्री आर द C4 प्लांट्स, तीनों बेसिकली मोनोकॉट्स हैं। ओके और एक और एक्स्ट्रा चीज आपको क्या याद रखनी है, ये जो हमने अभी देखा मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल, राइट, मेसोफिल सेल था और उसके अंदर बंडल शीट सेल था। अब क्या ये दोनों सेल सेम है? नहीं, दोनों सेल डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट ऐसे है, जो कि हमने नॉर्मल देखा हुआ है, ग्राना है ना, ग्राना में ये तो पूरा ये एक एक थाइलाकॉइड्स है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम ग्राना कहते हैं, राइट। तो ये कौन से क्लोरोप्लास्ट है? मेसोफिल सेल्स के पास, मेसोफिल सेल्स के पास ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो बंडल शीट सेल है ना, इनके जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये एक सेल है मेसोफिल सेल, उसके अंदर ऐसा ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब बंडल शीट सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है ना, समझो ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसके जो थाइलाकॉइड्स हैं ये ऐसे ही लगे हुए हैं, ये अरेंज नहीं हुए ग्राना में, तो इनके पास ग्राना नहीं है, इनके क्लोरोप्लास्ट के पास ग्राना नहीं है। तो जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इट इज अग्रैनल, दे हैव अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब आपको क्या समझा इससे कि एक ही प्लांट के एक ही लीफ में एक सेल है जिसके पास ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है और एक सेल है जिसके पास ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो C4 प्लांट्स है इनके पास डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डायमॉर्फिक, डाय मतलब टू, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, दो मॉर्फोलॉजी वाले क्लोरोप्लास्ट एक ही प्लांट में है, राइट। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज आपको लर्न रखनी है। अब इनमें कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट है? जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर इन C4 प्लांट्स दे हैव अ एंजाइम दैट इज पेप्केस। मेसोफिल सेल्स के पास जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्केस, और जो बंडल शीट सेल है इनके पास जो एंजाइम है इसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को तो आप ऑलरेडी जानते हो, C3 साइकिल में हमने पढ़ा है रूबिस्को के बारे में। Rubisco is the most abundant enzyme in the biosphere, right? Already we have learned it in C3 cycle. अब बस याद रखना कि मेसोफिल सेल जो है इसके पास पेप्केस है और बंडल शीट सेल के पास रूबिस्को है। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको आगे साइकिल में काम आने वाली है। Now let's begin with the C4 cycle. अब देखो C4 साइकिल में हमें पता है दो टाइप के सेल्स हैं जो ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज्ड हैं। तो जो नीचे वाला सेल था, जो अंदर वाला सेल था वैस्कुलर बंडल के पास, देखो यहाँ पर नीचे होगा वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर जो सेल है दैट इज द बंडल शीट सेल। तो ये तो हुआ हमारा बंडल शीट सेल और ये सेल हुआ मेसोफिल सेल, राइट। ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल शीट सेल है। अब आपको याद रखना है कि मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम था, बंडल शीट सेल में कौन सा एंजाइम था, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम आने वाली है, ओके। मेसोफिल सेल में अभी हमने देखा कौन सा एंजाइम होता है, पेप्केस। यहाँ पर जो इनिशियल रिएक्टेंट है ना जिससे आप स्टार्ट करने वाले हो, द इनिशियल रिएक्टेंट यहाँ पे जो है ना, इट इज पेप। पेप इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। Phosphoenol pyruvate. This is a 3-carbon compound. ठीक है। C4 साइकिल में जो सबसे पहली चीज है दैट इज पेप, इट इज अ 3-carbon कंपाउंड। पेप इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब देखो बाहर से ये जो है CO2 आया प्लांट के पास, CO2 बाहर से आया प्लांट के पास एटमॉस्फेयर से। अब अपने पास एंजाइम कौन सा था, पेप्केस, राइट। तो अपने पास एंजाइम है पेप्केस। अब पेप्केस मेसोफिल सेल में था तो राइट ये रिएक्शन मेसोफिल सेल में ही होनी है। पेप्केस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो 3-carbon कंपाउंड है पेप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो अब 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए दैट शुड बी अ 4-carbon कंपाउंड। कौन सा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे बनता है OAA। OAA होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, सही है ना। देखो ये 3 कार्बन, ये 1 कार्बन, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वैसे ही C4 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए तो इसका नाम है C4 साइकिल। ये हमको एक आंसर मिल गया इसमें से जो पूछ सकते हैं आपको C4 साइकिल को C4 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना 4 कार्बन कंपाउंड, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेस, ओके एंजाइम्स के नाम भी लर्न रखने हैं। मैलेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये NADPH को आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो इनटू NADP प्लस, ओके NADPH को आप कन्वर्ट कर रहे हो इन NADP प्लस। याद रखना, देखो इसका एंजाइम का नाम क्या था, डिहाइड्रोजनेस, हाइड्रोजन निकालना है तो NADPH में से हाइड्रोजन निकाल के NADP प्लस कर लो, ऐसे लिंक करके आप इसको याद रख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर NADP प्लस में कन्वर्ट किया और क्या फॉर्म किए, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज मैलेट। क्या यहाँ पे आपने कार्बन निकाले हो, ऐड किए हो, कुछ भी नहीं किए हो। मैलेट जो है वो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये इतना चीज जो है ये मेसोफिल सेल में होता है, ओके। पेप को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बाद में कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट इन अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये मैलेट बन गया है, इस मैलेट को आप लेके आ जाओ बंडल शीट सेल में। अब यहाँ पर बंडल शीट सेल में एक एंजाइम है दैट इज मैलिक एंजाइम। मैलिक एंजाइम है इन द बंडल शीट सेल। ये मैलिक एंजाइम क्या करता है, ये कन्वर्ट कर लेता है NADP प्लस को इनटू NADPH में कन्वर्ट कर लेता है। अब देखो ऊपर मीजोफिल सेल में आपने NADPH से NADP प्लस बनाए, नीचे आपने NADP प्लस से NADPH बनाए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो NADPH तो यूज ही नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर आपने यूज किए, नीचे आपने बना दिए। देखो यहाँ पर इन मीजोफिल सेल आपने NADPH यूज किए, बट बंडल शीट सेल में आपने वापस उसको बना दिए, तो ओवरऑल NADPH 0 यूज हुआ है इन C4 साइकिल, ठीक है। ये चीज समझ आई, NADPH 0 यूज हुआ है अप टिल नाउ, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो यहाँ पर बनता है आफ्टर दिस मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में जो आप प्रोडक्ट बनाते हो दैट इज पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट। प्लस यहाँ पर इस कन्वर्जन के टाइम पे आप रिलीज आउट करते हो CO2, ठीक है। अब ये जो CO2 यहाँ पे बना है ना, ये CO2 जाता है इन केल्विन साइकिल। देखो आप यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना रहे हो इन C4 साइकिल, आप क्या कर रहे हो, आप CO2 दे रहे हो केल्विन साइकिल में, क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली द यूनिवर्सल साइकिल इज केल्विन साइकिल जहां पे ग्लूकोज बनने वाला है। बस अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले, तो उनके पास थोड़े अलग अलग एक्स्ट्रा पाथवेज हैं। तो वैसे ही C4 प्लांट के पास अलग ही एक एक्स्ट्रा पाथवे है, अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है वो केल्विन साइकिल बनाने वाला है। तो आपको CO2 केल्विन साइकिल में पहुंचाना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मैलेट जब कन्वर्ट करते हो पायरुवेट में, एक CO2 बाहर निकलता है जो जाता है केल्विन साइकिल में फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये भी याद रखो, बंडल शीट सेल में ही आपने लिखे थे एंजाइम रूबिस्को होता है, तो ऑब्वियसली रूबिस्को तो चाहिए ही हमें ग्लूकोज बनाने के लिए। स्टार्टिंग में तो रूबिस्को ही है ना केल्विन साइकिल में, तो बंडल शीट सेल में ही तो ये होगा ना रिलीज ऑफ CO2 और केल्विन साइकिल में जाना, बिकॉज यहीं पर रूबिस्को एंजाइम है। समझ आया, इसलिए हमने पहले मेंशन की थी मेसोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम होता है और बंडल शीट सेल में रूबिस्को एंजाइम होता है। तो ये जो CO2 रिलीज हुआ है केल्विन साइकिल में गया है, ये आप बंडल शीट सेल में लिखोगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैलेट जो देखो 4 कार्बन कंपाउंड था, इसमें से आपने एक कार्बन बाहर रिलीज कर दिए, तो पायरुवेट क्या हुआ, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। पायरुवेट बना। अब इस पायरुवेट को हम लेके आएंगे इन मेसोफिल सेल, ठीक है। पायरुवेट को आप लेके आओगे इन मेसोफिल सेल विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और इस पायरुवेट को हम अल्टीमेटली कन्वर्ट कर लेंगे इनटू पेप। पेप क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या है पेप, इट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। मतलब पायरुवेट का ही फॉर्म है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, फॉस्फेट, है ना। मतलब
पायरुवेट से अगर मुझे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाना है तो मुझे क्या देना है उसको, मुझे उसको फॉस्फेट देना है, और फॉस्फेट देने के पास मेरे लिए एक ही सोर्स है, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्जन होता है, क्या कन्वर्जन होता है, एटीपी को आप कन्वर्ट करते हो इनटू एएमपी। एएमपी क्या हुआ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब आपने यहाँ पे 2 फॉस्फेट यूज किए हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेप। पायरुवेट से पेप करने के लिए कितना फॉस्फेट यूज हुआ है, 2 फॉस्फेट यूज हुआ है। और यहाँ पे एक एंजाइम भी होता है, एंजाइम इज पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेस। ठीक है, ये एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एंजाइम्स के नेम भी लर्न रखने हैं, बिकॉज जब आप साइकिल ड्रॉ करोगे आपको एंजाइम्स लिखने हैं सारे। अब यहाँ पे क्या देखो, आपको ध्यान देना है कि NADPH ओवरऑल इस साइकिल में NADPH तो 0 है, क्योंकि जितना ऊपर मेसोफिल सेल में यूज हुआ उतना बंडल शीट सेल में वापस से बन गया। तो NADPH जो है C4 साइकिल में NADPH इज 0। ठीक है, NADPH कुछ नहीं, बट ATP कितना यूज हुआ है। आपको यहाँ पे क्या लर्न रखना है कि 2 फॉस्फेट यूज हुए हैं। कैसे याद रख सकते हो, देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि ATP को मैं ADP में कन्वर्ट कर रही हूँ, एक फॉस्फेट यूज हुआ, फिर से मैं ATP को ADP में कन्वर्ट कर रही हूँ, फिर से एक फॉस्फेट यूज हुआ, तो इस रिएक्शन में ओवरऑल कितने फॉस्फेट यूज हुए हैं, 2 फॉस्फेट, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है 2 फॉस्फेट, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पे टोटल कितने एटीपी है, 1 2, तो 2 एटीपी, 2 एटीपी कन्वर्ट करते हैं तो 2 फॉस्फेट यूज होता है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे याद रखूंगी कि C4 साइकिल में कितना एटीपी यूज होता है, 2 एटीपी। ठीक है, बट ये 2 एटीपी किसके लिए है, देखो अगर आपको याद नहीं रहेगा कि एक एटीपी से एडीपी कर रहे हैं, ये सब अगर इंफॉर्मेशन याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, आपको बस ओवरऑल याद रखना है। ओवरऑल क्या याद रखना है कि एटीपी 2 यूज हुआ है, बस। यहाँ पे 2 फॉस्फेट आपने यूज किया ना, तो याद रखो 2 एटीपी यूज किया, सिंपल। देखो यहाँ पे एक CO2 को 2 एटीपी लग रहा है, राइट, बट केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए हम कितना CO2 यूज करते हैं, वी यूज 6 CO2। तो 6 CO2 को कितना एटीपी लगेगा, 6 CO2 को 12 एटीपी लगेगा टोटल। तो 12 एटीपी एंड 0 NADPH यूज होता है इन C4 साइकिल। ओके, लेट्स कम ऑन टू द कैलकुलेशन पार्ट। सी, अगर हम C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट C4 प्लांट, इनमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मतलब C6H12O6 बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको C4 साइकिल करनी पड़ेगी, प्लस इनको C3 साइकिल करनी पड़ेगी, बिकॉज C4 साइकिल से ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, सिर्फ CO2 आप भेजोगे C3 साइकिल में। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको C3 साइकिल तो करनी है, तो C4 प्लांट में ग्लूकोज बनाने के लिए C4 साइकिल करेंगे। C4 साइकिल में कितना ATP यूज होता है, ATP यूज होता है 12। कितना NADPH यूज होता है, NADPH यूज होता है 0, राइट। अब भी हमने कैलकुलेशन किया, पूरे C4 साइकिल में कितना ATP यूज हुआ है, 12 ATP यूज हुआ है, और कितना NADPH, 0 NADPH यूज हुआ है। सिमिलरली C3 साइकिल का तो हमें पता है, C3 साइकिल में ATP कितना यूज होता है, ATP यूज होता है 18, एंड कितना NADPH यूज होता है, NADPH इज 12। ठीक है, तो C4 प्लांट में टोटल एक ग्लूकोज बनाने के लिए, अब देखो ATP कितना लगेगा, अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल में कितना ATP लगेगा, 12 प्लस 18, सो 12 प्लस 18 विच बिकम्स 30 ATP लगेगा, और कितना NADPH लगेगा, C4 प्लांट को NADPH लगेगा सिर्फ 12, यहाँ का तो 0 है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल कैलकुलेशन फॉर C4 प्लांट। तो अगर क्वेश्चन आया C4 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP 30, कितना NADPH 12। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें से और क्या आ सकते हैं कि C4 प्लांट में 1 CO2 कितना ATP यूज करता है और कितना NADPH यूज करता है। हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट की। C4 प्लांट में 1 CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP यूज होता है और कितना NADPH यूज होता है। तो ये जो कैलकुलेशन था, दिस वाज फॉर 6 CO2। अब एक CO2 के लिए कितना हो गया, इट इज 5 ATP एंड 2 NADPH, राइट। अब अगर क्वेश्चन आया C3 प्लांट में,
C3 प्लांट में 1 CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP यूज होता है और कितना NADPH यूज होता है? तो C3 प्लांट में तो कितना ATP है? 3 ATP और कितना NADPH? 2, क्योंकि इनका टोटल 18 ATP और 12 NADPH था, राइट? अगर आपने C3 साइकिल नहीं देखी हो, इट्स देयर इन द प्लेलिस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लीज वॉच C3 साइकिल ऑल्सो बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. Here we are going to discuss कि C4 साइकिल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है. यूनिवर्सल साइकिल तो नहीं है ये कि इससे तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट है C3 साइकिल से. देखो, हमने देखा कि जो C3 साइकिल है इसमें जो एंजाइम है दैट इज रूबिस्को, इसके डुअल फंक्शंस हैं, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, राइट? तो अब C3 साइकिल जब हो रही है और अगर वहां पे CO2 ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो रूबिस्को जो है वो CO2 से कंबाइन करके आगे जो स्टेप्स हैं वो सेम होंगे. बट सपोज C3 साइकिल हो रही है और ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे CO2 कम है, CO2 कम है, तो ये रूबिस्को क्या करेगा? ये रूबिस्को ऐड करेगा ऑक्सीजन को, है ना? ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी शो करेगा. तो इन केस वेयर द एनवायरनमेंट हैज लेस CO2, रूबिस्को जो है अपनी ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी शो करता है. तो वहां पे जो साइकिल होती है ना, उसको कहते हैं C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन. ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज लिंक्ड विथ C3 साइकिल. दिस साइकिल इज लिंक्ड विथ C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल में रूबिस्को है जो ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी शो करता है. और ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, इट इज अ वेस्ट प्रोसेस. ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आप ग्लूकोज भी नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ मेकिंग ग्लूकोज और समथिंग गुड, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बाहर से O2 ले रहे हो, जो हमको चाहिए ह्यूमंस को, वो O2 आप बाहर से ले रहे हो और CO2 रिलीज कर रहे हो. सो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस जो C3 साइकिल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि रूबिस्को जो है एंजाइम वो C3 साइकिल में है जो ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी शो करता है, राइट? तो ये एक चीज हो गई कि C4 साइकिल एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि अगर CO2 स्ट्रेस है ना कंडीशन, ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे CO2 कम है, तो भी जो इसका पहला एंजाइम था, देखो हमने देखे थे इसमें पहला एंजाइम था पेपकेस, जो पेप से कंबाइन करता है ना? CO2 आया बाहर से, पेपकेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू OAA, है ना? तो ये जो एंजाइम है ना पेपकेस, ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट है. अगर इसको आप CO2 कम कंडीशन में रखोगे, CO2 ज़्यादा कंडीशन में रखोगे, तो ये रूबिस्को जैसी डुअल एक्टिविटी शो नहीं करता, ये CO2 से ही कंबाइन करेगा. तो इसलिए C4 साइकिल ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि CO2 स्ट्रेस भी झेल सकती है, उस केस में ये C2 साइकिल नहीं करने लगेगी. ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, H2O स्ट्रेस एंड हाई सैलिनिटी. सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंडीशन. तो अगर ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन है तो वो भी ये टॉलरेट कर लेंगे, पानी कम है तो भी टॉलरेट कर लेंगे. सो बहुत अच्छे प्लांट होते हैं जो C4 साइकिल, इट इज़ वेरी एफिशिएंट. ओके, देन C3 साइकिल, ये सारे रीजंस है उसके. यहाँ पर से एक बार नीट में MCQ आया था, तो ये आपको अच्छे से लर्न रखना है कि हाई सैलिनिटी कंडीशन भी कौन टॉलरेट कर लेगा? C4 साइकिल. And ultimately कौन ज़्यादा efficient है? C4 cycle. So in this video we discussed about a lot of things कि C4 को C4 क्यों कहते हैं, first stable product क्या है, इनमें कुछ special anatomy है, इनमें कौन से enzymes हैं, और क्यों ज़्यादा efficient है C3 cycle से, प्लस इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए. इफ़ यू डू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स. Thank you for watching. Do like the video, share it with your friends and subscribe to the channel.